नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी के लिए 60 पेपर का एक खास सीरीज, जिसमें हम अगले 60 दिनों में कोशिश करेंगे कि 60 प्लस पेपर को एक साथ मिलकर सॉल्व किया जाए। आज हमारा पहला पेपर है, जिसमें 1 फरवरी 2021 को आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा आयोजित परीक्षा का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है रीजनिंग से। देखिए क्या कह रहा है कि एम और एन का अर्थ है कि एमओ जो है एनओ की पुत्री है, यानी कि पहला दूसरे की पुत्री है जहां भी ये साइन हो। ठीक है, तो ये दिया है। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पी और क्यू के बीच का रिलेशन दिया है, तो इस वाले साइन का मतलब है कि पहला जो है दूसरे की माँ है, यानी कि पी जो है माँ है क्यू की। ठीक है, अगला है क्यू और आर का रिलेशन। क्यू और आर का रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे। पहला जो है दूसरे का पिता है, क्यू जो है पिता हो जाएगा आर का। आर और टी का रिलेशन, आर और टी का रिलेशन कहाँ पे दिया है? यहाँ पे दिया है आर और टी का रिलेशन। इसका अर्थ है पहला जो है दूसरे का भाई है, यानी कि आर जो है भाई है टी का। अच्छा, टी और के का रिलेशन यहाँ पे है। टी और के का रिलेशन है, हाँ, टी जो है के की पुत्री है, क्योंकि यहाँ पे दिया है पहला दूसरे की पुत्री है, तो टी जो है पुत्री है किसकी? के की। अच्छा एक बात बताइए, टी अगर के की पुत्री है और टी का भाई आर है, तो मतलब कि आर भी तो के का पुत्र होगा। और क्यू जो है के का पिता ऑलरेडी है, तो ये क्या होगी? माता होगी। ठीक है, क्यू और के की आपस में शादी हुई है। तो कह रहा है कि पीओ का केओ से क्या संबंध है, यानी कि इस पी का इस के से क्या संबंध है? तो के पति की माँ है पी। ऑप्शन ए। आइए देखते हैं प्रश्न 2। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? भारत में 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। इसको विंटर सॉलिस्टिस के नाम से जानते हैं। विंटर सॉल्स्टिस के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको शरद शरद संक्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, तो 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन क्यों होता है? होता क्या है कि 22 दिसंबर को जो हमारा सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? अगर ये अर्थ है और इसका ये इक्वेटर है, इक्वेटर अर्थ को दो पार्ट में बांटता है। ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नीचे वाला पार्ट क्या होगा? सदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि ये होगा उत्तरी गोलार्ध और ये होगा दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री में यहाँ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। क्या होता है कि ठंडी के दिनों में जो अर्थ है सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है, जिसके कारण सन की जो लाइट्स है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तिरछी पहुंचती हैं और कम पहुंचती हैं। और भारत जो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे है, जिसके कारण भारत पे डायरेक्ट लाइट ना आती है। इसलिए 22 दिसंबर को जो है दिन छोटा और रातें बड़ी होती हैं। अच्छा, 22 मार्च को क्या होता है? 22 मार्च को होता है दिन और रात बराबर। 22 मार्च को दिन और रात बराबर होता है। उसके बाद 28 मार्च को, 28 मार्च नहीं, सॉरी, 28 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर को दिन रात बराबर होता है। ठीक है, एक बच जाता है 22 जून। 22 जून को दिन बड़ा, रात छोटा होता है। ठीक है,
23 अक्टूबर को क्या होता है? 23 अक्टूबर को दिन और रात बराबर होगा, ठीक है। और 22 जून को दिन बड़ा होगा, रात छोटा होगा। तो इसका आंसर होगा, कह रहा है कि वर्ष का सबसे छोटा दिन यानी कि 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो कहा जाता है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने भारत में लोकल सेल्फ गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? 1882 में। इसने हंटर कमीशन बनाया था। हंटर कमीशन किसने बनाया था? लॉर्ड रिपन ने। इसी ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था, ठीक है। यही इल्बर्ट बिल लेके आया था, ठीक है। इल्बर्ट बिल कौन लेके आया था? लॉर्ड रिपन। अच्छा, लॉर्ड मिंटो इसका, अच्छा लॉर्ड रिपन का शासन का कब से कब तक था? तो 1880 से 84 तक। 1880 से 84 तक। लॉर्ड मिंटो कब से था? 1905 से लेके 1910 तक था। इसके शासनकाल में क्या हुआ? मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्लेमेंटो सुधार क्या था? इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल दिया गया था। लॉर्ड मेयो जो है यह इकलौता वायसराय था जिसकी हत्या भारत में हुई थी। किसने किया था? इसकी हत्या की थी शेर अली ने, जो कि कहाँ का था? अफगान का था। कहाँ मरा था ये मरा था पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ मरा था? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कब मरा था? ये मरा था 1872 में, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो का शासनकाल कब से कब तक होगा? ये आपका हो जाएगा 1869 से 72 तक, ठीक है। इसने क्या किया था? इसने पहली जनगणना करवाई थी, ठीक है। और इसने क्या किया था? इसने वित्तीय विकेंद्रीकरण किया था। किसने? लॉर्ड मेयो ने, ठीक है। अगला है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कब से कब तक था? ये 1899 से 1905 तक था। इसके शासनकाल में क्या हुआ? इसके शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण घटना बंगाल विभाजन था, और इसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया था। इसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को भी पास किया था। तो क्या है? स्थानीय स्वराज शासन का जनक किसे कहा जाएगा? लॉर्ड रिपन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया? अच्छा, ग्रामीण आवास योजना को 2016 में नाम बदल करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किया गया था। किसको? इंदिरा आवास योजना को। इंदिरा आवास योजना को 2016 में नाम बदल के कर दिया गया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वजह से अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड। रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। दूसरा है काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड हुआ था 1925 में। अगला है चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में। चौथा है भगत सिंह की फांसी। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 1931 मार्च में। अगला है क्वेश्चन नंबर 6,
कह रहा है कि 1/3, 4/3 और 3/4 का योग ज्ञात कीजिए। कहते हैं 1/3 प्लस 4/3 प्लस 3/4। अच्छा, योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। नीचे वाले का एलसीएम 12 आएगा। अब इसके हर में भाग देते हैं और जो आएगा उसके अंश में गुना कर देते हैं, यानी कि 1 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 3 × 3, 4 4 3। ठीक है, तो आ गया ये 4 प्लस 16 प्लस 9, यानी कि बटा में 12, यानी 29/12। क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। ठीक है, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। इससे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हैं। कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में। महात्मा गांधी इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिए थे। किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। किसने? महात्मा गांधी ने। चलिए, अच्छा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। इसकी मुख्य मांग क्या थी? इसी में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। अच्छा, कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन 1911 में हुआ था। इसकी किसने की थी अध्यक्षता? पंडित बिशन नारायण धर्म। ठीक है, और बंबई अधिवेशन कब हुआ था? 1942 में। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि बिंदु ए, बी और सी केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित है। एक वृत्त है, एक वृत्त है। ठीक है, जिसका केंद्र क्या है? ओ। ठीक है, ओ वाले वृत्त पर स्थित है। कह रहा है कि यदि एंगल ए सी बी 47.5 डिग्री है और तो एंगल ए ओ बी ज्ञात करना है। देखिए, ये ए ओ बी होगा। ठीक है, ए वो यहाँ पे है, बी, ये वाला एंगल हमको बताना है। ये वाला एंगल बताना है। और कौन सा एंगल दिया है? ए सी बी दिया है, मैंने सेम जीवा से एक दूसरा एंगल ए सी बी दिया है। ये वाला एंगल दिया है 47.5 डिग्री का। तो एक थ्योरम है जो कहता है कि यदि एक ही जीवा से वृत्त के दीर्घ खंड में बने वृत्त की परिधि पर दीर्घ खंड में बने कोण का दुगना वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण होता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा कोण होगा वृत्त की परिधि पर बना कोण। कब? जब जीवा दोनों की सेम हो, यानी बेस दोनों का सेम हो। तो यहाँ पे अगर ए सी बी 47.5 है तो ए ओ बी कितना होगा? 47.5 दूनी 47 दूनी 94, 95 डिग्री, यानी ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा रचित है? विष्णु शर्मा ने कौन सा पुस्तक लिखा था? विष्णु शर्मा ने लिखा था पंचतंत्र। ठीक है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पुस्तक है पंचतंत्र। हितोपदेश किसने लिखा था? हितोपदेश लिखा था नारायण पंडित ने। इंडिका किसकी रचना है? मेघास्थनीज। राजतरंगिणी किसकी रचना है? कलहन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। लाइट डिटेक्टर उपकरण को और किस नाम से जाना जाता है? लाइट डिटेक्टर उपकरण को और दूसरा नाम है पॉलीग्राफ। ठीक है,
सिस्मोग्राफ क्या होता है? इससे भूकंप नापते हैं। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अच्छा, फ्लोरीमीटर से नापा जाता है पोलराइजेशन एंड ऑप्टिक रोटेशन। ये लाइट चैप्टर में पढ़ना है। तो लाइट डिटेक्टर को और किस नाम से जानते हैं? पॉलीग्राफ के नाम से। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। अच्छा, पहले कितना था? पहले 21 वर्ष था, जिसको 1988 में 326वें अनु आर्टिकल 326 में 61वें संशोधन के द्वारा चेंज करके 18 साल कर दिया गया। ठीक है, कब 18 साल किया गया? 1988 में। ठीक है, कौन सा संशोधन? 61वें संविधान संशोधन। इसमें हुआ आर्टिकल 326 को संशोधित किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई है, वो अक्षर का चयन कीजिए जो एफ के विपरीत पलक पे होगा। अच्छा, एफ के बगल में ई है, ए है, तो ए और ई तो एफ के विपरीत नहीं होगा। अच्छा, एफ और कहाँ है? यहाँ पे है और यहाँ पे है। बी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन में बी नहीं है। अब बच गया सी और डी। तो देखेंगे कि किसमें सिर्फ एक एलिमेंट किसमें कॉमन है। इसमें देखिए, ऊपर डी है, सी है, बी है, ए है, एफ है, बी है। इन दोनों पासा में सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है, इसलिए इन्हीं दोनों पासा को लेंगे और सबसे पहले बी से शुरू करते हैं। बी के एक लेफ्ट में सी बैठा है और सी के एक लेफ्ट में डी बैठा है। तो सेकंड वाला जो पासा लिए हैं, ये हमारा फर्स्ट पासा हो गया, ये सेकंड पासा हो गया। सेकंड पासा में भी बी के तुरंत लेफ्ट कौन बैठा है? तो बी को वहीं पे, बी के तुरंत लेफ्ट एफ और एफ के तुरंत लेफ्ट ए बैठा है। ठीक है, तो सी के अपोजिट कौन है? एफ। एफ के अपोजिट कौन है? सी। अच्छा, बी के अपोजिट कौन होगा? तो इन पासा में जो एलिमेंट नहीं है वो होगा, जो कि यहाँ पे देखिए बी सी डी ए एफ, ये हो गया। ई बच गया था, तो बी के अपोजिट कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा क्या है? एफ के विपरीत पलक पे कौन होगा? तो एफ के अपोजिट जो है सी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति नीली क्रांति है। दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति श्वेत क्रांति है। खाद्य और अनाज उत्पादन, ये है हरित क्रांति। तेल और बीज उत्पादन, इसको पीली क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 14। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? अच्छा, पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? पूना समझौता हुआ था अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर एंड गांधी जी के बीच। ठीक है, ये हुआ था 1932 में। ठीक है, ये पुणे के येरवटा जेल में हुआ था। तो 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। अगला है, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ठीक है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। किसके किसके बीच? नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अलीवर्दी खान, खान कौन था? ये सिराजुद्दौला के नाना थे। ठीक है, और बंगाल के नवाब थे। 1756 में जब ये मरे तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। माइनस करना है 160.5
342 माइनस 32.124। अच्छा, एल यहाँ से कैरी लेंगे, 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेगा। यहाँ पे 3 हो गया, 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो गया, और 3 में से 1 घटेगा 2 हो गया। 218 लास्ट में आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है, किसमें? 3 में। तो 16 का 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। नरेंद्र एक काम को 10 दिन में, अमित उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 10 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, जो कि 60 होगा। अब इस ये जो होगा ये होगा टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क में इससे अगर भाग देते हैं, ठीक है, कितने दिनों में समाप्त कर लेते हैं उससे भाग देंगे, तो आएगा इफिशियंसी। ये डेज आ गया, ये इफिशियंसी। इफिशियंसी 60 में 10 से भाग देंगे तो 6, 60 में 12 से भाग देंगे तो 5। अच्छा, तो कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे? दोनों की एक साथ इफिशियंसी जो है 6 और 5 को जोड़ देंगे, 11 काम करने की है एक दिन में। तो 60 काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो 60 बटा में 11, यानी कि 5/5 बटा 11 दी, जो कि ऑप्शन ए है। अगला है प्रश्न 18 नंबर है। कह रहा है कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, यानी ऑप्शन 3। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि यदि 2916 को 54 लिखा जाए तो इतना का वैल्यू क्या होगा? अच्छा, सब जगह देखिए क्या दिया है, 2916, 2916, 2916 और 2916, मतलब सब जगह 54 तो होगा ऊपर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, तो जब रूट के अंदर 2 डिजिट के बाद अगर पॉइंट होता है तो बाहर निकलता है 1 डिजिट, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5.4। अच्छा, अगर 4 डिजिट के बाद पॉइंट होता है रूट के अंदर तो निकलता है 2 डिजिट, यानी कि 5 4 के बाद। अगर तीन तीन 6 पॉइंट के बाद है, 6 डिजिट के बाद पॉइंट है तो निकलेगा 3 डिजिट, यानी 0 5 4, ये 3 डिजिट होगा। अगर 4 4 8 8 डिजिट के बाद पॉइंट है तो निकलेगा 4 डिजिट, यानी कि ये, ठीक है। तो सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 5 4 9, 5 4 9, 5 4 9 पॉइंट 5, 5.994, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक किसका संग्रह होता है? अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक जो होता है वो वर्कशीट का कलेक्शन होता है, तो होगा ऑप्शन चार्ट्स फोटोज वर्कशीट 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा था। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि नरेंद्र की मां की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। मदर नरेंद्र 4:1 है। 4 वर्ष पहले उसकी आयु 6 गुना थी। 4 वर्ष पहले कितनी थी? 6 गुना थी। ये हो गया 4 वर्ष पहले। अच्छा, चाहे कितना भी समय बीत गया हो, यदि दो व्यक्तियों के आयु के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे अगर राम 10 वर्ष पहले 40 वर्ष का था और रोहन जो है 30 वर्ष का था, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 वर्ष। ये 10 वर्ष पहले का है, यदि अभी तो 10 वर्ष बाद 50 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस अभी भी 10 वर्ष ही आएगा, यानी कि जो है ऑप्शन जो है, सॉरी, डिफरेंस जो है वो हमेशा क्या होगा? दोनों का बराबर होगा। तो क्या दिया था? दिया है कि मदर जो है नरेंद्र से 4 गुनी है, 1:4, और 4 वर्ष पहले 6 गुनी थी। तो इसका डिफरेंस 3 है और इसका डिफरेंस 5 है, जो कि क्या होना चाहिए?
इक्वल होना चाहिए। तो इसको 5 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, मदर को, और नरेंद्र को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। कह रहा है कि 18 और 20 का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। इन 2 यूनिट का वैल्यू जो है वो कितना है? 4 वर्ष पहले, यानी कि 4 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल। वर्तमान आयु कौन सा है? ये वाला। तो कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु, तो मदर हो जाएगी 20 में 2 से गुना करेंगे 40, और नरेंद्र हो जाएगा 10, यानी कि 10 वर्ष और 40 वर्ष, ऑप्शन बी। प्रश्न 24, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को की गई थी। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि यदि ए बी इज इक्वल 3:4 है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बटा बी इज इक्वल टू 3/4। ए की जगह पे 3 और बी की जगह पे 4 रख लेंगे। तो 5 गुना 3 माइनस 3 गुना 4 बटा में 7 गुना 3 प्लस 2 गुना 4। ऊपर आ जाएगा 15, 15 में से 12 जाएगा 3, और नीचे आगे जाएगा 17 का 21, 21 में 8 जुड़ेगा 29, 3/29। प्रश्न 26 कह रहा है सीता एक होटल को 20 दिन में साफ कर सकती है, रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ करती है। दोनों मिलकर होटल को कितने दिन में साफ करेंगे? तो दोनों का एलसीएम 60। सीता की एक दिन की इफिशियंसी 3, रीता की एक दिन की इफिशियंसी 2, दोनों की इफिशियंसी मिलाकर हो जाएगी 5, और दोनों काम खत्म कर लेंगे, टोटल काम में 5 से भाग दे देंगे, आएगा 12 दिन। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 6 प्लस 3 बटा में 3, ये ब्रैकेट में है, माइनस 5 गुना 4 प्लस 5 को इसको 9 कर देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में 3 जोड़ेंगे, 6 3 9, 9 बटा में 3 यानी कि 3, 3 माइनस 9 5 45, यानी कि माइनस का 42 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसका एक अंतःवृत्त है, और इसके अंदर एक वर्ग खींचा गया है, ठीक है। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज ए बी सी है। कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा एक्स है। अच्छा, होता क्या है कि समबाहु त्रिभुज का जो अंतः त्रिज्या है उसका फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला होता है भुजा बटा में 2√3। यह होता है इन रेडियस का फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पे इन रेडियस क्या है? x/2√3, ठीक है। रेडियस आ जाएगा इसका समबाहु त्रिभुज का। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो समबाहु त्रिभुज का इन रेडियस होता है वो कहां से कहां तक होगा? यहां से यहां तक, यानी कि समबाहु त्रिभुज का इन रेडियस जो होता है वो डायगोनल का आधा होता है। तो समबाहु त्रिभुज का इन रेडियस जो है डायगोनल का आधा होगा, तो डायगोनल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स बटा में 2√3। ये क्या होगा? डायगोनल होगा, ठीक है। डायगोनल जो है वो स्क्वायर का भी डायगोनल होगा जो कि वृत्त के अंदर है। तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? √2a इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स बटा में 2√3 दिया है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अच्छा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स बटा में √3 इंटू इधर से √2 आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा एक्स बटा में √6। अच्छा, स्क्वायर का वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है?
एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए आया है हमारा एक्स बटा में √6, एक्स बटा में √6 का स्क्वायर, यानी कि 1/6x² आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है? H3K9N15 Q21, इसका डिफरेंस 6 का, इसका डिफरेंस 6 का, इसका डिफरेंस 6 का, लेकिन 21 के बाद पूछ रहा है तो इसको फॉलो करेगा। आई जे 2 का गैप है एच और के बीच में, एल एम 2 का गैप है, ओ पी 2 का गैप है, तो क्यू आर 2 का गैप रखते हुए एस लिख देंगे, ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एवं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना किससे संबंधित है? अच्छा, अमृत योजना जो है ना, वो मूलभूत नागरिक सुविधाओं से संबंधित है। ठीक है। अमृत योजना कब लॉन्च हुआ था? 2015 में लॉन्च हुआ था, जिसको रीनेम करके अमृत 2.0 करके 2021 से 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है। किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए? हमको चाहिए एक कॉस्ट प्राइस, एक सेल प्राइस और एक मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस को अगर हम 100 मानते हैं तो इस पे हमको 10% का लाभ चाहिए, यानी कि सेल प्राइस कितना होना चाहिए? 110 होना चाहिए, तभी तो 10% का गेन होगा। ठीक है। तो ये जो सेल प्राइस है 110, वो 5% की छूट देने के बाद है, यानी कि सेल प्राइस जो है 95% ही है, तो 100% कितना होगा? तो 110 बटा में 95 इंटू 100। ठीक है। 19×5 = 95, 20×5 = 100। तो सेल प्राइस जो है वो आ गया 2200, सॉरी मार्क प्राइस जो आ गया 2200 बटा में 19, ये हो जाएगा 2200 बटा में 19। कह रहा है कि ये जो मार्क प्राइस है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो निकालेंगे पहले कि कितना अधिक है। तो 2200 बटा में 19 जो है वो 100 से कितना अधिक है? ये हो जाएगा 300 बटा में 19 यूनिट। ठीक है। अच्छा, ये 300 बटा में 19 जो है इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो 300 बटा में 19 कितना पे? 100 पे। 100 पे 300 बटा 19 ज्यादा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, बच जाएगा 300 बटा में 19। 300 बटा में 19 को अगर हम भाग देते हैं तो 19 कम 19, 1 1 0, 19×5 = 95, 15/19 आंसर प्रतिशत में। ठीक है। ये वाला होगा ऑप्शन 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है कि एक परीक्षा में 5 छात्रों का औसत प्राप्तांक जो है वो 39.20 है। 5 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? 39.20। तो प्राप्तांकों का योग कितना होगा? तो 39.20 गुना 5, ये 0 5 10 196 होगा। कह रहा है कि उनमें से 3 छात्रों का प्राप्तांक का औसत 41 है। 3 का औसत कितना है? 41, तो योग कितना होगा? 41 गुना 3 यानी कि 123। तो कह रहा है कि शेष 2 छात्रों का प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले योग निकलेगा। योग कैसे निकलेगा? टोटल में से 3 का घटा देंगे तो 2 का बचेगा, तो 196 माइनस 123 यानी कि 37, हाँ 37 73। योग कितना आया? 73। कितने का योग है? 2 का, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा औसत। तो ये आ जाएगा 36 दूनी 72, 36.5। अगला है प्रश्न 33, कह रहा है कि 12 गुना 15, 15 गुना 21 और 21 गुना 12 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए।
चलिए सबसे पहले है 12 गुना 15, सेकंड है 15 गुना 21 और थर्ड है 21 गुना 12। एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन 12 को 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 दूनी 4 3 12 और 5 3 15। इसका होगा 3 गुना 5 गुना 3 गुना 7, 5 3 15 7 3 21। इसका होगा 7 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2, 4 3 12 7 3 21। अब एचसीएफ निकालने के लिए जो तीनों में कॉमन हो वो निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या कॉमन है। यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे 2 3 है, यानी कि एक 3 तो सब में, 2 3 सब में कॉमन है। इसके अलावा क्या कॉमन है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, तो और कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 9। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि जॉन जॉनी जनार्दन 6 12 24 दिन में पूरा करते हैं। जॉन जॉनी जनार्दन किसी काम को 6 12 और 24 दिन में पूरा करते हैं, तो मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा 6 12 और 24 का 24, इसका एक दिन का एफिशिएंसी 4, इसका 2 और इसका 1, तीनों का मिलाकर एक दिन की एफिशिएंसी 4 2 6 1 7। काम खत्म होगा 24 बटा में 7 दिन में, जो कि होगा 3/21 3 बटा 7। ऑप्शन गलत है, ये होगा 3/1 3/7। ये 5/3 ये 6/3/7 है, ये 2/3/7। तो ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। 35 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अनुक्रम का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को सर्वोत्तम ढंग से सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। यह या तो बढ़ते क्रम में होगा या फिर घटते क्रम में होगा। तो सबसे पांचों चीज को देखते हैं। तो सबसे बड़ा विश्व है और सबसे छोटा व्यक्ति है, तो पहले स्थान पे क्या है देख लेंगे। पहले स्थान पे 3 है व्यक्ति, 4 है समुदाय, 5 है, लेकिन 3 और 4 तो नहीं होगा। और पहले स्थान पे अगर सबसे छोटा है तो यह बढ़ते हुए क्रम में है, तो व्यक्ति व्यक्ति मिलके क्या बनाता है परिवार, यानी कि 3 के बाद 1 होगा, दोनों जगह है। परिवार परिवार के बाद क्या बनता है समुदाय बनता है। ठीक है, तो 4 3 1 4, यानी कि ऑप्शन ए आंसर होगा 3 1 4 5 2। सबसे लास्ट में सबसे बड़ा यूनिट जो है वो विश्व है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और निर्णय कीजिए कि विकल्पों में से दिए गए निष्कर्षों में कौन से तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक है, कह रहा है कि कथन क्या दिया है, सारे गिटार वाद्य यंत्र है, सारे वाद्य यंत्र बैग पाइप है। रिलेशन हो रहा है, सभी बैग पाइप वाद्य यंत्र है, सभी बैग पाइप वाद्य यंत्र है, गलत है, क्योंकि अगर सारे लगा रहे और इसका अपोजिट लाइन भी सभी में दिया हो तो गलत होता है। सभी वाद्य यंत्र गिटार है, यहाँ पे भी अपोजिट में दिया है, दूसरा भी गलत है। तीसरा है सभी गिटार बैग पाइप है, सभी गिटार बैग पाइप है, ये सही है। कह रहा है कि यदि दोनों कथन सभी में दिया हो तो सभी वाला ऑप्शन सही होता है कब, जब सभी इसमें इस जिस एलिमेंट के साथ सभी लगा है यानी गिटार के साथ, अगर सेंटेंस में भी गिटार के साथ सभी लगा हुआ है तो वो ऑप्शन सही होता है। ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि दो पॉजिटिव सेंटेंस मिलकर निगेटिव आउटपुट नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। तो ये मिल्की वे का एक हिस्सा है। क्या हमारा सौर मंडल ये किस आकार में है, स्पाइरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, रायसीना हिल कहाँ स्थित है। रायसीना हिल्स जो है दिल्ली राष्ट्रपति भवन के स्थान पर स्थित है। रायसीना हिल्स पे ही राष्ट्रपति भवन बना है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 39। यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखे और 20% की छूट दे तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। चलिए, सीपी है। सीपी अगर 100 है तो माल का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कर दिया 120, 20% बढ़ा के 100 का 20% 20 होता है, कह रहा है। लेकिन फिर इस पे 20% की छूट भी देता है, तो 120 का 80% कितना होगा? सेल प्राइस छूट देने के बाद आता है 96। तो क्या हो रहा है? प्रतिशत लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? कॉस्ट प्राइस 100 था, सेल प्राइस 96 है, यानी 4 रुपए कम में बेच रहा है तो हानि हो रहा है। हानि कितने का होता है? 4 रुपए का कितने पे? 100 पे। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 4%। ऑप्शन 2। अगला है प्रश्न 40। कह रहा है कि 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वाहन का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ये एक मीनार है, ठीक है, ठीक है। ये मीनार है जो सड़क पे है। यहाँ पे कुछ दूरी पर एक वाहन है, कार, ठीक है। इसका अवनमन कोण जो है, अवनमन कोण कौन सा होता है? ये वाला एंगल कितना दिया है? 45 डिग्री। अल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो अवनमन कोण जो है उसको, अवनमन हो या उन्नयन, इसी पॉइंट पे रख लेते हैं, ठीक है। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 90 है। तो इसमें दो रूल याद रखना है। दो तरह का स्ट्रक्चर बनता है, 45 45 90, और 30 60 और 90 का। 45 का सामने की भुजा का वैल्यू 1 यूनिट, और 90 के भुजा का वैल्यू √2 यूनिट। 30 का 1, 60 का √3 और 90 का 2। ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दिया है 45। 45 के सामने का साइड जो है 1 यूनिट होगा। इधर भी 45 के सामने का साइड 1 यूनिट होगा, और 90 के सामने का साइड √2 यूनिट होगा। तो इस 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 150 मीटर, क्योंकि मीनार 150 मीटर ऊंचा है। तो कह रहा है कि मीनार के पद से वाहन की दूरी यानी कि 1 यूनिट है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 150 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा 150 मीटर आंसर। अगला है प्रश्न 41। कह रहा है कि एक पंक्ति में 5 आदमी और 5 महिलाएं बैठी हैं। आदमी दक्षिण की ओर, महिला उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं। तो पांच, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये दक्षिण की ओर, ये पुरुष होगा, और ये उत्तर की ओर, ये महिला होगी, ठीक है। तो सबसे पहले किसी को देखेंगे कि कोई बाएं दाएं एकदम एक्सट्रीम किनारे पे बैठा है। M2 M1 L1 L1 L1। ये देखिए यहाँ पे दिया है L1 पंक्ति के एक सिरे पर बैठी है, किसी भी सिरे पर बैठी है हमको नहीं पता है। लेकिन इस L1 से रिलेटेड एक स्टेटमेंट यहाँ पे है। कह रहा है कि L1 के दाईं ओर ठीक बगल में L3 बैठा है। तो अगर L1 को हम यहाँ पे लेंगे, जो कि सबसे दाहिने में होगा, तो इसके दाएं L3 नहीं बैठ पाएगा। तो L1 जो है वो दाहिने में अंत में ना होके कहाँ होगा? बाएं अंत में होगा। तो L1 हो गया। L1 के दाहिने L3 है, L3 के सामने M5 है, ठीक है। अब देखिए, M5 के बाद L4 जो L3 के दाईं ओर ठीक बगल में है, L3 के दाईं ओर ठीक बगल में L4 है, ठीक है। वो M4 के सामने है, L4 जो है वो M4 के सामने है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं M2 जो है वो M4 के बाईं ओर ठीक बगल में है। M4 के बाईं ओर, क्योंकि अगर उल्टा बैठा है तो उल्टा चलेंगे। M4 के बाईं ओर जो है M2 है, जो L5 के जस्ट सामने है। कह रहा है कि L2 और M3 विकर्णता एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो L2 के लिए ये जगह बैठ बच गया, और इसके विकर्णता सामने यहाँ पे आ जाएगा M3, ठीक है। अब कह रहा है एक बच गया L2 के साथ, यहाँ पे M3 M4 M1,
तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विकर्णता एक दूसरे के सामने है। एक दूसरे के सामने या तो L1M1 है या फिर M3L2 है। तो M3L2 या फिर M1L1, यानी ऑप्शन डी आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2024 में भारत रत्न जो दिया गया है वो एल के आडवाणी को दिया गया है। इनके साथ साथ कर्पूरी ठाकुर, एक थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव के बाद चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह के साथ साथ एम एस स्वामी नाथन, यानी कुल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए जो आवश्यक तत्व है वो है आयोडीन। ठीक है। प्रश्न 44 कह रहा है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद हैं। अच्छा, प्रोटियम क्या है? प्रोटियम जो है वो एक आइसोटोप है। आइसोटोप किसका है? आइसोटोप है हाइड्रोजन का। आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स वे तत्व होते हैं, आइसोटोप वे तत्व होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है, प्रोटॉन इक्वल होता है, बट न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। प्रोटॉन इक्वल, न्यूट्रॉन डिफरेंट। अच्छा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। सबसे पहले प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटोरियम और तीसरा है ट्राइटियम। इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? तीनों में प्रोटॉन होंगे 1 1 1। न्यूट्रॉन, प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0, ड्यूटोरियम में न्यूट्रॉन 1 और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन 2। अच्छा, ड्यूटोरियम को भारी जल के नाम से भी जानते हैं, D2O। अगला है क्वेश्चन 45। कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं, 3 एक समान है और एक अलग है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। जयपुर, जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है। अगला है तिनसुकिया, तिनसुकिया 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 जो है वो असम का एक शहर है। देहरादून, देहरादून जो है वो किसकी कैपिटल है? उत्तराखंड की कैपिटल है। और कोहिमा, कोहिमा जो है वो किसका कैपिटल है? वो नागालैंड की कैपिटल है। तो इसमें अलग क्या हो गया? तिनसुकिया, ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है 4 घंटे में कितने खंभों को पार कर लेगी। दिया गया है कि रेलगाड़ी पर खंभों की 50 मीटर की दूरी पर स्थित है और रेलगाड़ी यात्रा के आरंभ में ही एक खंभे को पार कर लेती है। मान लीजिए कि यहाँ से शुरू की और एक खंभा पहले ही पार कर ली, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना तय किया होगा 4 घंटे में, वो निकालेंगे। तो 45 गुना 4, 90 दूनी 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, यानी कि 180 पे 1 तो 3, 1,80,000 मीटर। ठीक है। अब कह रहा है कि 50 मीटर पे एक खंभा है, तो 1,80,000 पे बटा में 50, एक जीरो से एक जीरो, 5 तिहाई 15, बचेगा 3 जीरो, 6 पचे 30, 3600। ठीक है। तो 3600 खंभा और इसमें जो एक खंभा पहले पार की है उसको जोड़ के टोटल 3600 एक खंभा पार कर लेगी, ऑप्शन डी। अगला है गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था। अच्छा, तो अच्छा वीणा वादक जो है वो समुद्रगुप्त था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द दिया था अर्नस्ट हैक्कल ने, ऑप्शन डी।
49 अस्पतालों में निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? निपटारा। उन्हें गड्ढों में भरा जाना, गड्ढों में भरेंगे तो बैक्टीरिया वायरस फैलेंगे। अपघटन डिकम्पोजिशन यानी कि बाहर सड़ने के लिए छोड़ दें, गलत है। भस्मीकरण इंसिनरेशन, इंसिनरेशन जो है हाई टेम्परेचर पे बॉडी को बर्न करना कहलाता है, जिसमें हाई टेम्परेचर और क्लोज्ड स्पेस रहता है। इससे बैक्टीरिया और वायरस के निकलने की संभावना कम होती है, इसीलिए ऑप्शन सी होगा। ठीक है, बाहर अगर हम जलाते हैं तो वायरस और बैक्टीरिया जो नहीं जल पाएंगे पूरा, वो टेम्परेचर नहीं होगा, एनवायरमेंट में फैल जाएंगे, जिससे प्रदूषण बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन 50 कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, 37% किसी ने प्राप्त किया, और तो अगला कितना परसेंट प्राप्त करेगा? 100% में से 37 घटाएंगे तो 63%। कह रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो कितने का है? 26 का। ये 5,20,000 है, तो 100 वोट कितना हो जाएगा? 26 दूनी 52, ये हो जाएगा 2 लाख, 20 लाख आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या कितनी है? तो सबसे पहले कुल भाजकों की संख्या निकाल लेंगे। अच्छा, कुल भाजक के संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 दिया 120, यानी कि 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 1 गुना 3 का पावर 1, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब सबसे पहले टोटल फैक्टर्स, टोटल भाजक निकालेंगे। टोटल भाजक कितना होगा? सबके पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना कर देंगे, यानी कि 3 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका। टोटल फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? 16। इसमें से कह रहा है कि ऑड फैक्टर्स कितने होंगे? तो ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए जो ऑड नंबर है, ऑड प्राइम फैक्टर जो आया है, उसके पावर को 1 बढ़ा के आपस में गुना कर देंगे। ऑड प्राइम फैक्टर यहाँ पे कौन है? 5 का पावर 1 और 3 का पावर 1 है, तो गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 4। अच्छा, ऑड 4 आ गए तो इवन कितने आ जाएंगे? टोटल 16 थे और 4 थे, इवन 12 आ जाएगा। यानी कि विषम की संख्या 4 और सम की संख्या 12, क्योंकि 4 और 12 ऑप्शन 3 आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 52। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाला किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा वन के ये मुख्य खतरा है? ये नेशनल हाईवे 47 जो काजीरंगा पार्क से होके जाता है। ठीक है, काजीरंगा कहाँ है? असम में है। ये किस लिए फेमस है? एक सिंग वाले गैंडे के लिए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किसके खिलाफ मारा था? सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ मारा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण कराया? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि क्या था? गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है, इसको दिल्ली सल्तनत का भी संस्थापक कहा जाता है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था इसने। 2.5 दिन का झोपड़ा इसने कब बनवाया था? 1992 में, 1192 ईस्वी में। अगला है प्रश्न संख्या 15।
कह रहा है कि दिए गए ग्रिड का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे के है, यहाँ पे एन है, बी सी डी, दो गैप ई एफ जी, दो गैप एच आई जे, दो गैप के एल एम, दो गैप, तो एम एन एन है, ओ पी, गैप कर देना है क्यू। तो ये गलत, ये गलत, बच गया Q17 Q21। अच्छा ये देखिए, 8 और 3 को जोड़ते हैं तो 11 आता है, 9 और 4 को जोड़ते हैं तो 13 आता है। इसी तरह 7 में क्या जोड़ेंगे कि 24 आएगा? 17, यानी कि Q17 3 आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं, 3 एक समान है, एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तलवार, कटार, कुदाल, छुरी। तलवार, कटार, छुरी तीनों एक जैसे प्रतीत होते हैं। कुदाल जो है खेती में आने वाला काम है, इसलिए ऑप्शन 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? गंधक। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको सल्फाइडेशन, सल्फर सल्फाइडेशन कहते हैं। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं, किसी एक तरह से समान है, एक असंगत है, असंगत चयन कीजिए। घाटी, पठार, पहाड़ी तीनों अर्थ से जुड़े हुए हैं। ग्लेशियर जो है आइस से जुड़ा हुआ है, जो कि 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 59। अक्षय के दामाद की शादी अनीशा से हुई है। अक्षय का एक बेटी होगी जिसकी शादी दामाद से हुआ होगा। अक्षय के तो शादी अनीशा से हुई है, यानी कि अक्षय की बेटी अनीशा है। जिसके भाई विजय की शादी ट्विंकल से हुई है। अनीशा का भाई विजय है, जिसकी शादी ट्विंकल से हुई है। कह रहा है कि ट्विंकल का अक्षय से क्या संबंध है? ट्विंकल का अक्षय से संबंध, ये बेटा हुआ विजय, ये बेटे की पत्नी यानी कि बहू ही। 60। कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है तो x का पावर n प्लस 1/x का पावर n चाहे कितना हो वो भी 2 ही होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 2। अगला है क्वेश्चन 61। कह रहा है कि 4 प्लस रूट 2 बटा में रूट 2 प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले रेशनलाइजेशन करेंगे। रूट 2 - 1 बटा में रूट 2 - 1 से नीचे वाला जो होता है उसका साइन अपोजिट करके कर देते हैं। अच्छा, आप गुना करेंगे पहले तो इसमें 4√2, फिर पहला का दूसरा में माइनस का 4, फिर दूसरा का पहला में प्लस का 2, फिर दूसरा का दूसरा में माइनस का रूट 2 बटा में रूट 2 + 1 ये हो जाएगा 4√2 -2 -√2। ये देखिए, यहां से और यहां से रूट 2 कॉमन हो जाएगा, रूट 2 तो यहां बचेगा। अच्छा हटाइए, यहां से बच जाएगा क्या? 4 - 1 माइनस ये 2 बच जाएगा। तो 3√2 - 2 जो है इसका आंसर होगा। 3√2 - 2 यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है कि 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 5 का पावर 2 और 7 का पावर 1 के ऐसे कितने गुणनखंड हो सकते हैं जो 50 से विभाज्य हैं लेकिन 100 से विभाज्य नहीं है? चलिए, तो सबसे पहले क्या दिया है? 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2 गुना 7 का पावर 1। कह रहा है कि ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 50 से विभाजित है? अच्छा, 50 से विभाजित होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? कि वो संख्या 25 से विभाजित हो और 2 से विभाजित हो, या फिर
तो इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि 2 को 5 और 1 को 2 मिलके 50 बनाता है। 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2, यानी 2 को 5 और 2 को 2 अगर रहे तो वो संख्या 100 से डिविजिबल होगी। हमको 50 का मल्टीपल तो लेना है, लेकिन वैसे लेने हैं जो 100 से डिविजिबल ना हो। तो सबसे पहले हम 2 कितना का पावर ले सकते हैं? 1 का। 5 का पावर 2 ले सकते हैं, यानी कि 2 का पावर 1 और 5 का पावर 2। ये पहले हम ले चुके हैं, जिसका वैल्यू आता है 50। अब इसके बाद बच जाता है 2 का पावर, अब कुछ नहीं लेंगे क्योंकि अगर एक और 2 लेते हैं तो वो 100 बन जाएगा, 100 से डिविजिबल नहीं। तो बच गया 3 का पावर 1, 5 का पावर 2 तो खत्म हो गया था, ये और बच गया 7 का पावर 1। अब क्या करेंगे कि इन दोनों पावर में 1 बढ़ाएंगे और आपस में गुना कर देंगे, और ऐसे कितने गुणनखंड आएंगे? 4। ऑप्शन 3 आएगा आंसर। अगला है 63। कह रहा है कि एक बिजली के खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। एक बिजली का खंभा है जिसका ये 30 डिग्री है, ये बढ़कर हो जाता है 60 डिग्री का, जब इसे देखने वाला व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है। यानी यहां से ये आरंभिक स्थिति है, यहां से यहां तक 30 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी और डी। चलिए ए बी डी में देखते हैं। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 30, और ये कितना होगा? 90। 90 के सामने का क्या बोले थे? 90 के सामने 2, 60 के सामने √3 और 30 के सामने का वैल्यू होता है 1। अब आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में। ए बी सी में 30 के सामने का वैल्यू होगा 1, तो 1 ले लेते हैं। 60 के सामने का वैल्यू होगा √3, तो यहां से यहां तक √3 ले लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि बिजली के खंभे की ऊंचाई, यानी कि ये बताना है। तो ट्रायंगल ए बी डी हो या ट्रायंगल ए बी सी हो, दोनों में ए बी कॉमन है तो ए बी इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे ए बी का वैल्यू तो अलग अलग है, तो इक्वल करेंगे तो एक वाले में √3 से गुना कर देंगे तो √3 हो जाएगा। तो एक जो है वो बड़े वाले ट्रायंगल का था, तो उसके √3 में भी √3 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 यूनिट। यहां से यहां तक का वैल्यू 3 यूनिट है, और यहां से यहां तक की वैल्यू 30 मीटर है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है? 2 यूनिट। क्यों? क्योंकि इस 3 यूनिट में से अगर ये 1 यूनिट घटाएंगे तो यहां से यहां तक वाला 2 यूनिट बचेगा। 2 यूनिट का वैल्यू 30 मीटर, 1 यूनिट का वैल्यू 15 मीटर। ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि √3 यूनिट, यानी कि √3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15√3 आंसर। ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। बोर्ड मास फॉलो करेंगे। सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट का काम, तो 8 3 11, 11 में से 6 जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15 माइनस 4 माइनस 5। ठीक है, अब आएगा उससे बड़ा ब्रैकेट 15, 4 और 5 में से माइनस होगा, माइनस का 1। ठीक है, ये हो जाएगा 20 माइनस 16, यानी कि 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि नीचे दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है। चलिए ई के ई+2, ठीक है, +2 या +1, ई एफ जी अगर +1 करेंगे तो एच आई, अगर आई जे के +1 करेंगे तो क्या आएगा? तो के एल, एल के बाद +1 करेंगे तो एम आएगा। तो ऑप्शन 3 में एम है, बाकी किसी में नहीं है, तो ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 66 कह रहा है कि 45/75, 3/5, 51/68 और 256/।
81 का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, मिश्र अनुपात ज्ञात करने के लिए सबको गुना कर देते हैं और गुना करके काटपीट मचाएंगे। तो देखिए 45 और 75, 9 पचे 45, 15 पचे 75। ठीक है, यह गया 9/15 गुना 3/5। ये देखिए 17×51, 17×4 = 68, यानी कि 3/4 गुना 256/81। अच्छा, ये 9 से ये 9, 9 बार में ये दोनों 3 से ये 9 खत्म। अब ऊपर बच गया 256 बटा में नीचे 15 गुना 5 गुना 4। ये 4 से ये कटेगा, 6×4 = 24, 6×4 = 16। ये आ जाएगा 64/15 × 75। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ जाएगा, 64/75 आंसर। अगला है कि यदि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और ए बी सी जो है ये एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि तीनों साइड इक्वल है। तो कह रहा है कि कोण सी डी ए का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला कोण सी डी और ए का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी जो है, अगर तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर होगा, यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों 60 डिग्री का 60 डिग्री का होगा। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का सम जो है वो 180 होता है। तो ये अगर 60 है तो ये कितना होगा, 120, यानी कि एंगल सी डी ए जो होगा वो कितना होगा, 120 होगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित आरेख में वे लोग शामिल हैं जो चॉकलेट पसंद करते हैं। ए में चॉकलेट वाले हैं, बी में जो आइसक्रीम पसंद करते हैं और सी में जो कैंडी पसंद करते हैं। तो कह रहा है कि छायांकित क्षेत्र, यानी कि ये क्या पसंद ये किसको दर्शाता है। तो छायांकित क्षेत्र जो है वो ए बी सी तीनों का कॉमन, यानी कि चॉकलेट, आइसक्रीम और कैंडी। चॉकलेट और आइसक्रीम है, पहला नहीं होगा। कैंडी और आइसक्रीम है, दूसरा नहीं होगा। चॉकलेट, कैंडी और आइसक्रीम तीसरा हो सकता है, चौथा में चॉकलेट और कैंडी है, चौथा नहीं होगा, यानी कि डी आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। अच्छा, यूनेस्को कब फाउंड हुआ था, ये उसको बनाया गया था 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि एफएओ के डाटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, वो है चीन। अगला है कि उन दो गोलों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। अच्छा, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एक R1 है और एक R2 का स्क्वायर है। पाई से 4 पाई कट जाएगा। R1 का स्क्वायर बटा में R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 दिया है। तो R1 बटा में R2 कितना हो जाएगा, 1/2। ये स्क्वायर इधर आकर रूट हो जाएगा। तो R1 बटा में R2 1/2 हो जाएगा। R1 1, R2 2। अच्छा, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों का अनुपात 4/3 पाई R1 का क्यूब R2 का क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा। R1 का क्यूब यानी 1 का क्यूब, आर क्यूब का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, यानी कि 1/8, यानी 1:8 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से एक धनराशि 5 वर्ष में मूल धनराशि के 8/5 के बराबर हो जाती है। चलिए, मूल धनराशि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 5। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि मिश्र धन, यानी कंपाउंड जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 8। तो इंटरेस्ट कितना मिला, 3। 3 का इंटरेस्ट मिला 5 पे। ये 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना परसेंट है, 20 × 25 100, यानी कि 60% इंटरेस्ट मिला।
कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। तो 1%, 1 वर्ष में कितना प्रतिशत मिला होगा? 12%। 60% 5 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल बराबर बराबर मिलेगा। तो 60% 5 वर्ष में, तो 1% 12 वर्ष में। अगला है, नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? ये होगा अप्रोक्स 30, 35, 20, 20%। ये होगा 30% आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। इनमें से किसे गोल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहते हैं? ऑप्शन सी। ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था? टेलीफोन का आविष्कार जो है 1876 में किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि 37 x 30 मीटर माप वाले आयताकार पार्क के अंदर एक रास्ता बना हुआ है जो 570 मीटर स्क्वायर का जगह घेरता है। रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक आयत है, ठीक है, एक आयत दिया हुआ है, एक आयत है, इसके अंदर एक और आयत है, ठीक है, इसके अंदर एक और आयत है। कह रहा है कि इस आयत में जो माप है वो कितना है? ये है ऊपर वाले का 37 मीटर, चौड़ाई है 30 मीटर। और कह रहा है कि अंदर की ओर एक रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता है, ठीक है। इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो 570 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसकी चौड़ाई यानी यहां से यहां तक क्या चौड़ाई होगी वो ज्ञात करना है। चलिए तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल को जब माइनस करेंगे तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हमको पता चलेगा। तो हमको तो नहीं पता है कि रास्ते का चौड़ाई कितना है, तो रास्ते की चौड़ाई मान लेते हैं हम कि x है। तो जब x रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी तो इसकी लंबाई यहां से यहां तक एक x और यहां से यहां तक दूसरा x, 2x कम हो जाएगा तो लंबाई हो जाएगा 37 माइनस 2x और चौड़ाई हो जाएगा 30 माइनस 2x। अब प्रश्न के अनुसार बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना है? 37 इंटू 30। इसमें से माइनस करेंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल कितना है? 37 माइनस 2x इंटू 30 माइनस 2x। इसको माइनस करेंगे तो आएगा कितना? 570। तो 37 दिया 111, ये आ जाएगा 1110 माइनस 37 को 30 से गुना करेंगे फिर आएगा 1110 माइनस 37 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 37 दूनी 70, 37 दूनी 74, 74x। अब इस 2x से 30 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 60x और माइनस 2x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 570। इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो आएगा 1110 माइनस 1110, ये माइनस और ये माइनस प्लस, इन दोनों को जोड़ देंगे इकट्ठा हो जाएगा 134x माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 570। अच्छा, ये 1110 से 1110 तो कट जाएगा तो हमारा आएगा और फिर इस पूरे को उठा के इस साइड कर देंगे तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 134x प्लस 570 इज इक्वल टू 0। ये हो गया द्विघात समीकरण। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? तो हमारा कितना आया था? 4x स्क्वायर माइनस 134x प्लस 570 इज इक्वल टू 0। इन पूरे में से दो कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 67x प्लस 285
इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x² माइनस 67x प्लस 285 इज इक्वल टू, ये दो जीरो इधर आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा। 2x² माइनस 67x प्लस 285 इज इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ेंगे और उस भाग में तोड़ेंगे कि इन दोनों का गुना और इसका जोड़ने पे इतना आ जाए और गुना करने पे इन दोनों के गुना के बराबर आ जाए, यानी 2x² माइनस 10x माइनस 57x प्लस 285 इज इक्वल टू 0। अब अगर 285 को 2 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 570 आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 570 आ जाएगा। यहां से 2x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 5। यहां से 57 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 57, बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों x माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2x माइनस 57 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, एक तो 5 आएगा और दूसरा 57/2 आएगा। ठीक है, तो हमारा 5 वाला आंसर होगा जो कि ऑप्शन 3 में है। इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको सिंपल क्या कर सकते थे कि हमारा बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते 1110 और इस 1110 को छोटे वाले के क्षेत्रफल से माइनस करते हैं। तो छोटे वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हर ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। अगर साइड 10 है तो दोनों में 10 दूनी 20 कम हो जाता, तो ये 20 कम होता तो ये बचता 17 और ये बचता 10। दोनों का क्षेत्रफल कितना होता है, 170। अगर 170 माइनस करेंगे तो 570 नहीं आएगा, तो 10 तो नहीं होगा, 10 से कुछ छोटा होना चाहिए, तो 10 से छोटा एक बचता है 5। तो 1110, अगर दोनों साइड से 5 माइनस करते हैं तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 27 बचेगा और यहाँ पे 20 बचेगा। 27 दूनी 54 होता है, तो इसका आ जाएगा 540 क्षेत्रफल आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 570 रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 77। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की? ये होता है 1995 में। इसका नाम था मिड डे मील, जिसका नाम चेंज कर दिया गया 2021 में और रख दिया गया प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। अगला है क्वेश्चन नंबर 78। एक वस्तु को 390 रुपए एसपी दिया है, 390 रुपया, बेचने पर 20% का लाभ में होता है, क्रय ज्ञात करें। लाभ यानी कि 120% है, 120% इज इक्वल टू 390 रुपए है, तो 100% जो सीपी पूछ रहा है, तो 390 बटा में 120 गुना 100, 20 का 20 है, 20 25 100, 5 36 6 25 6 25 50 25 325 रुपए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 79। कंप्यूटर के एक मेन्यू में निम्नलिखित में से क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स, कमांड्स, डेटा, रिपोर्ट्स। अच्छा, क्या होते हैं? कमांड्स होते हैं। सब्जेक्ट के एक मेन्यू में कमांडों की लिस्ट होती है। अगला है प्रश्न 80। सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, जो कि फर्स्ट पे है। कब हुआ था? 16 अगस्त 1946। इसमें क्या था? बंगाल में हिंसा हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। 81 कह रहा है कि एक अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर है? तो अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 82।
जनवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अगला है, 4 सहेलियां अंकित, श्रुति, पायल और महक एक आयताकार मेज पे प्रत्येक एक कोने पे बैठी हैं। हर कोई एक कोने पे बैठा है। अंकिता श्रुति के दाईं ओर बैठी है, जो पायल के विकर्णतः सामने बैठी है। पायल के सामने कौन बैठी है? श्रुति। श्रुति के दाईं ओर बैठी है अंकिता, और अंकिता के सामने बैठी होगी महक। क्योंकि 4 लोग हैं, 4 कोने हैं, एक कोना ये बचा हुआ था। तो कह रहा है कि महक के सापेक्ष अंकिता कहाँ बैठी है? महक के सापेक्षता अंकिता विकर्णतः सामने बैठी है। ऑप्शन 3। अगला है 84। दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और निर्णय कीजिए कि कथनों का पालन करते हैं। पहला है, सभी रसोई घर शयन कक्ष है, कोई शयन कक्ष हॉल नहीं है। इसका 100, 50, 100, 100 दोनों का रिलेशन बन रहा है। दोनों के आउटपुट से निगेटिव कथन मिलेगा। ठीक है। कुछ शयन रसोई घर है, कुछ शयन कक्ष यहाँ है, रसोई घर यहाँ है। उल्टा है, सेम कथन है, सभी का कुछ में है, इसलिए पहला सही है। तो पहला ही सही होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन अलग अलग दिए हैं, तो और कोई तो सही होने का सवाल नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 85। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ 7 वर्षों के दौरान कंपनी ए और बी द्वारा की गई बिक्री को दर्शाता है। ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। किस वर्ष में कंपनी ए और बी द्वारा की गई बिक्री का अंतर न्यूनतम रहा है? ये मान लीजिए कंपनी ए की बिक्री है 2000 में 20 है, तो इसका 40 है, 40 है तो 60 है, 10 है तो 20 है, 70 है तो 80 है, 40 है तो 50 है, 50 है और 60 है, दोनों 30-30 है। तो बिक्री का न्यूनतम अंतर कितना रहा? 0। कौन से साल में? 2006 में। आंसर होगा 2006। न्यूनतम बोल रहा है इसलिए 0 ले सकते हैं। ये हाथ घड़ी है, ठीक है। इस हाथ घड़ी में 7:30 बजे हुए हैं। 7:30 जो बजे हैं, चलिए देखते हैं। एक हाथ घड़ी में सुबह के 7:30 बजे हैं, जो कि यदि घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इंगित करती है, तो 15 मिनट बाद मिनट वाली सुई इधर इंगित करेगी। ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 9। ये मान लीजिए पूरब पश्चिम उत्तर है। ठीक है। अभी 7:30 बजे हैं, तो घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी, 6 के बगल में 7 और इसके बगल में 8। घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी और मिनट वाली सुई जो है वो 6 पे होगी। अच्छा, घंटे वाली सुई जो है वो कौन सा दिशा दिखा रही है? ये दिखा रही है दक्षिण पश्चिम। ठीक है। तो नीचे दक्षिण होगा और इसके जस्ट बाएं में पश्चिम, सॉरी, हाँ, नीचे दक्षिण होगा और इसके जस्ट बाएं में पश्चिम होगा। ठीक है। ये हो गया दक्षिण पश्चिम, घंटे वाली सुई जो कि 7 पे थी। ठीक है। तो इधर दक्षिण है तो इधर उत्तर है और इधर पूरब है। ठीक है। अब कह रहा है कि 15 मिनट बाद मिनट वाली सुई किस दिशा पे? अच्छा, मिनट वाली सुई अभी 6 पे है, 15 मिनट बाद वो किस पे आ जाएगी? 9 पे आ जाएगी। तो ये किस दिशा की ओर इंगित करेगी? पश्चिम दिशा की ओर। आंसर क्या होगा? 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। कह रहा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट का एक विद्युत बल्ब को बेचने में हुए विभिन्न खर्चों का प्रतिशत विवरण को दर्शाता है। ठीक है। कह रहा है कि मोल्ड क्वेश्चन कह रहा है कि मोल्डिंग लागत के रूप में 28,400 खर्च करने पड़ते हैं, तो वह कॉपीराइट खर्च के रूप में कितना खर्च करता है?
अच्छा, मोल्डिंग का कौन सा है? मोल्डिंग का ये वाला है ना, ब्लू कलर का, जो कि है यहाँ पे। ठीक है, तो मोल्डिंग पे 20% खर्च हो रहा है। 20% दिया है 28400, 28,400। तो कॉपीराइट का कौन सा कलर है? ये वाला, जो कि है यहाँ पे। कॉपीराइट पे 15% खर्च हुआ है, तो 20% 28,400, तो 15% 28,400 बटा में 20 गुना 15, पंचों का 20, 5 तिहाई 15, 4 से ये कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 एकम 7, ये आ जाएगा 21,300 रुपए। 7100 में 3 से गुना करेंगे तो 21,300 आएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें। 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ ने परीक्षा में भाग लिया। या तो सी ने एफ या फिर एफ ने अधिकतम अंक प्राप्त किया। अधिकतम अंक या तो सी प्राप्त करेगा या एफ प्राप्त करेगा। अच्छा, जब भी सी अधिकतम अंक प्राप्त करेगा तो ई न्यूनतम प्राप्त करेगा। अगर सी अधिकतम प्राप्त करेगा तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ई हमेशा नीचे होगा। और एफ अधिकतम अंक प्राप्त करेगा तो बी एक नीचे होगा। 1 2 3 4 5, तो बी नीचे होगा। कह रहा है, चलिए न्यूनतम हो गया। कह रहा है कि सभी परीक्षाओं में प्राप्त किए अंक डी ने ए से प्राप्त किए अधिक, लेकिन वो निकटतम प्रतिस्पर्धी थे। मतलब कि डी और ए एक साथ होंगे। ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए, बी से अधिक ए। सी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए, सी ए से अधिक प्राप्त करेगा, लेकिन डी और ए के बीच में नहीं होगा, क्योंकि डी ए से अधिक भी करता है और निकटतम प्रतिस्पर्धी भी है। ठीक है, ई और एफ भी निकटतम प्रतिस्पर्धी थे। ई और एफ दोनों निकटतम है। और यदि सी ने पहला स्थान प्राप्त किया था, तो सी अगर पहला स्थान प्राप्त किया तो दूसरा कंडीशन काम का नहीं है, ई नीचे होगा और एफ उसके ऊपर होगा, क्योंकि ई और एफ निकटतम प्रतिद्वंदी है। तो यहाँ पे डी ए और बी पुट हो जाएगा। ठीक है, तो ए का स्थान कौन सा था? ऊपर से तीसरा, नीचे से चौथा, जो भी है पहला तीसरा, तीसरे स्थान पर ए था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। कह रहा है कि बीमल और कमल पियानो और गिटार में अच्छे हैं। बीमल प्लस कमल, ये क्या है? पियानो और गिटार में अच्छे हैं। अगला है रीमा और सीमा। रीमा प्लस सीमा हॉकी और गिटार में अच्छे हैं। रीमा रीमा कोमल और रीना हॉकी और शतरंज में अच्छे हैं। रीना रीमा पियानो और बैडमिंटन में अच्छी हैं। उसके बाद आता है कोमल और शोभा, ये दोनों अच्छी हैं शतरंज और पियानो में। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि कौन हॉकी शतरंज और बैडमिंटन में अच्छा है लेकिन गिटार में अच्छा नहीं है। चलिए, सबसे पहले कोमल देखते हैं। कोमल हॉकी में अच्छी है। कोमल कोमल यहाँ पे है, कोमल हॉकी में अच्छी है। दूसरा है कोमल शतरंज में अच्छी है। कोमल यहाँ पे है और शतरंज में अच्छी है। तीसरा, कोमल बैडमिंटन में अच्छी है। कोमल दो ही जगह है ना, और कहीं नहीं है, नहीं। तो कोमल बैडमिंटन में अच्छी नहीं है, तो पहला गलत। दूसरा आता है सीमा। सीमा कहाँ पे है? सीमा है यहाँ पे। सीमा सबसे पहले हॉकी में अच्छी है। उसके बाद सीमा 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 एक ही जगह है और कहीं नहीं है। तो सीमा सिर्फ हॉकी में अच्छी है, इसलिए ये गलत है। अगला आता है रीना। रीना चलिए देखते हैं रीना कहाँ है। रीना एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो रीना सबसे पहले हॉकी में अच्छी है, शतरंज में भी अच्छी है। रीना इसमें है, यानी कि बैडमिंटन में भी अच्छी है। रीना गिटार वाले में, यहाँ पे गिटार है, इसमें रीना नहीं है। यहाँ पे गिटार है, इसमें रीना
नहीं है, तो रीना जो है तीनों में अच्छी है, गिटार में अच्छी नहीं है, यानी कि ऑप्शन 3 सही होगा। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 91। LAUGHTER, लाफ्टर को लिखा जाता है MBDHIUFS। ये देखिए, एल का एम, ए का बी, यू का भी, जी का एच, HITUEFRS, मतलब एक बढ़ा के लिख देना है, तो DETRESSION। इसको क्या लिखेंगे? डी का ई का एफ, पी का क्यू, एफ क्यू इसमें नहीं है, इन तीनों में है। आर का एस, क्यू एस, ई का एफ, एस के बाद एफ इसमें नहीं है, एफ के बाद टी है, टी और जे, टी के बाद, एस के बाद टी, इसके बाद टी, यानी कि दो को लगातार टी आना चाहिए, जो कि पहला में है, तीसरा में नहीं है, तो ऑप्शन एस सही होगा। अगला है 92। किसी परिवार के 5 सदस्य ए बी सी डी और ई है। डी जो है पिता है बी का, जो कि ए की पत्नी है। बी जो है पत्नी है किसकी? ए की। सी डी की बहन है, डी की बहन सी है, और ई जो है डी की पत्नी है, डी की पत्नी ई है। ई का ए से क्या संबंध है? ई जो है ए की कौन है? तो पत्नी की माँ, यानी कि सास है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि नीचे एक कथन और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं। कह रहा है कि प्रशासनिक विभागों में कार्यरत अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए, ये कथन है। इसका तर्क कौन सा मजबूत है? कह रहा है कि हाँ, वे लोगों के साथ मित्रवत हो जाते हैं और उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। पहला तर्क तो सही है। नहीं, बार बार स्थानांतरित किया जाना अधिकारियों को पसंद नहीं आता है। दूसरा तर्क गलत है, यानी कि केवल तर्क एक ही पुष्ट है। अगला है 94। कह रहा है कि एक विज्ञापन में कहा जाता है कि घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके पीछे का धारणा क्या है? लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं, बिल्कुल पहला सही है। केवल XYZ पेंट ही घरों को सजावटी बना सकते हैं। नहीं, धारणा 2 गलत है, इसीलिए केवल धारणा 1 निहित है, ऑप्शन 4। ठीक है, मार्केट में और भी पेंट होंगे जो घरों को खूबसूरत बना सकते हैं। अगला है 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है, एक असंगत है। कम का ज्यादा उल्टा है, रात का दिन, मुलायम का नाजुक, मीठा का खट्टा। तो ये उल्टा है, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है, मुलायम और नाजुक उल्टा नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये ऑड वन आउट है। 96। कानून, कानून का आउटपुट ऑर्डर होता है, तो क्राइम का आउटपुट क्या होगा? पनिशमेंट, यानी कि सजा। अगला है 97। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा 0.96 जो माइनस में है, यानी कि 1 से शुरू होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 3 आंसर। ठीक है, 1 4 3 5 2, 3 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93। 98 कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो सबसे पहले वैल्यू लिख लेंगे। ए का वैल्यू क्या होता है? 1। टी का क्या होता है? 20। एस का क्या होता है? 19। डब्ल्यू का क्या होता है? 23। अच्छा, डब्ल्यू को चेंज किया है इसके अपोजिट 26 में। 23 को 26 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस का 3। ए को चेंज किया है 4 में, यानी कि प्लस का 3। टी को चेंज किया है 8 में, यानी माइनस का 12। तो एस को चेंज करेगा माइनस का 12 करके, किस में चेंज हो जाएगा? आपका 19 में से अगर प्लस 3 करते तो 22 आता, माइनस 12 करेंगे तो 7 आएगा आंसर। अगला है प्रश्न 99।
कह रहा है कि वर्तमान में एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। मदर डॉटर 3:1 है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु 4 गुना थी, 4:1 था। कितना वर्ष पहले? 5 वर्ष। तो इन रेशियो का डिफरेंस हमेशा इक्वल आना चाहिए। इक्वल नहीं आएगा तो उसको इक्वल हम बनाते हैं। ये तितली का 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 5 साल है। तो वर्तमान आयु पुत्री की, तो पुत्री की वर्तमान आयु का यूनिट 3 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 3 यूनिट का वैल्यू 15 ईयर। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। कह रहा है कि 5, 18, 39, 68, 105। अगला बताइए क्या किया है। प्लस का 13, उसके बाद प्लस का 21, उसके बाद प्लस का 29। देखिए, प्लस का 13, प्लस का 21, प्लस का 29, प्लस का 13, 8, 21, 21, 8, 29, प्लस का 37। तो प्लस का 37, 8, 45 होगा। अब जब 105 में 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 50। ये हो जाएगा 3। ये इसी के साथ खत्म हो जाता है। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।